ये कहानी है रामपुर की, जो भारत के ही एक उत्तर दक्षिणी इलाके में बसा हुआ है। रामपुर में एक परिवार है मोहनलाल का, जिसमें घर का मुखिया मोहनलाल, उसकी पत्नी कावेरी और बेटा लड्डू रहते हैं। वैसे तो मोहनलाल परिवार में कमाने वाला अकेला है। मोहन ही गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह बहुत ही ईमानदार और खुददार इंसान है और ईमान का पक्का आदमी। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में सीधा इंसान को हमेशा कोई ना कोई टेढ़ी खोपड़ी वाला ही टकरता है। और टेढ़ी खोपड़ी वाला इंसान था सेठ गोविंदलाल, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी और सबसे कंजूस और लालची किस्म का आदमी। ओ काम चोरो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम होने को आई है। ये काम आज ही करके घर जाना, वरना आज की तुम्हारी पगार भूल जाना। भाई रमेश, ये कोई व्यापारी है या कोई जल्लाद? बड़ा गुंडा बना फिरता है, जब देखो धमकी देता रहता है। और पगार के नाम पर क्या? कुछ नहीं, पगार ये हमें 1 दिन की देता है और काम 4 दिन का 1 ही दिन में कराने की कोशिश करता है। ऐसा कोई करता है? अरे भाई, तुम नहीं जानते इस सेठ गोविंदलाल को। ये ऊपर से जितना ईमानदार और कड़क मिजाज का लगता है, ये ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। पूरे गांव के लोगों को पता है कि सेठ की बातचीत बड़े बड़े लोगों के साथ है। और इतना ही नहीं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, वहाँ के सभी खतरनाक और गुंडे मवालियों के साथ सेठ का उठना बैठना है। तुम चुपचाप अपना काम करो। वो दोनों अब चुपचाप काम में लग जाते हैं। मोहनलाल भी सेठ गोविंदलाल के गोदाम में मजदूरी करता था। एक सुबह मोहन सेठ के यहाँ पर काम करने जाता है, लेकिन मोहन को काम पर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती है। आओ भाई मोहन, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। वैसे भाई, मुझे तुम ये बताना कि तुम मेरे यहाँ काम करते हो या मैं तुम्हारे यहाँ? नहीं सेठ जी, पर आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, क्योंकि मालिक तो सबके आने के बाद ही आता है। क्यों भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ पर सब मेरे लिए काम करते हैं, इसलिए मेरे आने से पहले मुझे तुम सभी यहाँ गोदाम में चाहिए। सभी मजदूर ने हाँ में इशारा किया। मोहन समझ गया कि सेठ जी उससे गुस्सा हो गए हैं। तभी मोहन कहता है, सेठ जी मुझे माफ़ करना, आने में आज थोड़ी देरी हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। सेठ गुस्से में कहता है, जाओ जाओ, अब काम पर लगो। मुझे बातें बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। मोहन काम पर लग जाता है। अरे भाई मोहन, तुम तो इतने ईमानदार आदमी हो, फिर भी तुम इस कंजूस और लालची सेठ के यहाँ काम पर क्यों आ गए? मोहन कहता है, भाई हरिया, मुझे तो इस बात का नहीं पता, पर व्यापार में थोड़ी बहुत कंजूसी और लालच तो हर इंसान करता है। व्यापार ऐसे ही चलता है। पर मैंने पहले ही सेठ से कह दिया था, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे ईमान को मना करे। हरिया मोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे मोहन, तुम इतने मूर्ख हो, मुझे नहीं पता था। तुम भी इस सेठ गोविंदलाल के जाल में फंस गए। ये ऐसे ही सभी लोगों को काम देता है, फिर धीरे धीरे उनसे बेईमानी वाले काम करवाता है। हरिया, मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और रही बात बेईमानी की, तो वो मुझसे कभी कोई नहीं करा सकता। ठीक है भाई, ठीक है, तू कर, तुझे जैसा करना है। मैं भी यही हूँ, मैं भी देखता हूँ तू कब तक इस सेठ से बचता है। ये पक्का बेईमान आदमी है, तुमसे भी कोई ना कोई बेईमानी वाला काम जरूर कराएगा। फिर मोहन दिन भर काम करता और शाम को घर चला जाता। सब सही चल रहा होता है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। आज मोहन को उसकी पगार मिलने वाली थी और आज घर का राशन भी लाना था।
इसलिए मोहन जल्दी जल्दी काम के लिए घर से निकल ही रहा होता है। तभी उसकी पत्नी कावेरी मोहन से कहती है, अरे जी, आप इतनी जल्दी काम पर जा रहे हैं, कुछ खाना तो खा लीजिए ना। पूरा दिन बिना खाए कैसे रहेंगे? और आज तो आप अपने साथ खाना लेकर भी नहीं जा रहे। वो क्या है ना कावेरी, आज महीने का आखिरी दिन है और वो आज गोदाम में नया माल आने वाला है। उसको अच्छे से गोदाम में रखवाना और हिसाब में लिखना भी है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है जी, वैसे आज घर का राशन भी लाना है, भूल मत जाना। हाँ कावेरी, मुझे याद है, आज जैसे ही पगार मिलेगी मैं बाजार से आते हुए घर का सारा राशन लेता आऊंगा। ऐसा कहकर मोहन काम पर निकल जाता है। मोहन गोदाम में पहुंचकर देखता है कि नया सामान गोदाम में रखवा दिया गया है। फिर मोहन अपना काम शुरू करता है। वो अपनी कॉपी में कौन कौन सा माल आया है उसकी सूची तैयार करता है। 100 बोरी चीनी, 150 बोरी चावल, 100 बोरी पैकेट देसी मसाला, ये सारी तो मैंने लिख ली हैं, पर ये नई तरह की बोरियां कहाँ से हैं? इस पे ना तो कोई मसाले का नाम लिखा है, ना ही किसी और चीज का। ये बोरियां यहाँ पर कैसे? ये माल तो मैंने मंगवाया ही नहीं। चलो भाई, इनको भी हिसाब में अलग से लिख लेता हूँ। सेठ जी आएंगे तो उनसे पूछूंगा, क्या पता उन्होंने कुछ अलग से कुछ मंगवाया हो। अब मोहन ने सारा हिसाब लगा लिया था। कुछ समय बाद सेठ गोदाम में आता है। सेठ मोहन को अपने पास बुलाता है। अरे ओ मोहन, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ काम है। मोहन को भी सेठ से बात करनी थी, इसलिए मोहन अपना काम छोड़कर जल्दी से सेठ के पास आता है और बोलता है, हाँ सेठ जी बोलिए, आपको क्या काम था? अरे मोहन, यह काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? कोई काम में लापरवाही तो नहीं कर रहा? नहीं सेठ जी, सब लोग मन लगा कर काम कर रहे हैं। मुझे आपसे यही पूछना था, आपने अलग से कोई सामान मंगवाया था क्या? अरे हाँ मोहन, वो पूछना भूल ही गया। आज जो माल आया है वो ध्यान से गोदाम में रखवा दिया है ना, वो बहुत कीमती सामान है। सेठ की बात सुनकर मोहन सोचने लगा, रोजमर्रा की चीजें कब से इतनी महंगी होने लगी। मोहन सेठ से पूछ ही लेता है, हाँ सेठ जी, सारा सामान ठीक से रखवा दिया गया है। वैसे सेठ जी, ये सारा सामान तो हर महीने आता है, पर आज से पहले तो आपने कभी ये नहीं कहा कि ये इतना कीमती सामान है। सेठ भी समझ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अरे मूर्ख, मेरे लिए इस गोदाम में हर एक चीज कीमती है, तो क्या मैं हर बारी ये बोलता रहूं? खैर ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुमने हिसाब में वो बिना नाम वाला सामान भी जोड़ा है? मोहन बोलता है, हाँ सेठ जी, वो मैंने अलग से लिख दिया है। वो बोरियां गोदाम के पिछले हिस्से में सही से रखवा देना और उनके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए आगे से। अगर कोई पूछे तो कहना यही माल आया है और ध्यान से उस माल में से एक भी बोरी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मोहन अब सारी बात समझ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तभी सेठ उसके सामने एक कागज का टुकड़ा रखता है और कहता है, ये लो, आज जो माल आया है उसकी पर्ची, इसमें अपने हस्ताक्षर करो और अपने काम पर जाओ। उस कागज को मोहन पढ़ते ही मन सोच रहा था, सेठ जी उस नए माल को तो जोड़ ही नहीं रहे और मेरे हस्ताक्षर करवाकर मुझे इसका जिम्मेवार बना रहे हैं। अगर यह माल पकड़ा गया तो पुलिस मुझे ही दोषी मानेगी। मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तभी सेठ गुस्से में बोलता है, क्या सोच रहा है खड़ा खड़ा, हस्ताक्षर कर। मोहन बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता आपने वो अलग से सामान मंगवाया क्या है, उसमें है क्या। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस तो मुझे ही आरोपी मानेगी, क्योंकि इस सब चीजों को मैं ही मंगवाता और हिसाब में लिखता हूँ, मैं ही इनकी देखरेख करता हूँ। इस पर हस्ताक्षर करूंगा तो सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा, मैंने ही इन सब चीजों को मंगवाया है। इस बार मुझसे क्यों करा रहे हैं? पहले तो आपने मुझसे इस तरह के हस्ताक्षर कभी नहीं कराए। हस्ताक्षर करना इस पर, अरे व्यापार में थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है। नहीं सेठ जी, मैं यह काम
नहीं कर सकता, आप यह काम किसी और से करवा लीजिए। मोहन के ये कहने पर कुछ पल के लिए पूरा गोदाम शांत हो जाता है। सेठ गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तू मुझे सिखाएगा कि व्यापार कैसे करना है? नहीं सेठ जी, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा। कैसे सिखा सकता हूँ? मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, पर मैं बेईमानी नहीं कर सकता, वो भी खुद से। अगर मैं आज बेईमानी करूँगा तो कल अपने बेटे को कैसे सही का रास्ता सिखाऊंगा? कैसे उसे कहूँगा कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही मुंह पर मुझे बेईमान कहने की? और रही तेरी बात, तो आज से तू मेरे यहाँ काम करेगा या नहीं करेगा, उसका फैसला अब तुम ही करना। अगर तू इस पर हस्ताक्षर करेगा तो ही तू यहाँ मेरे पास काम कर पाएगा, वरना आज के बाद तू कहीं भी मजदूरी नहीं कर पाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। मोहन अब ऐसी जगह फंस गया जहाँ एक तरफ परिवार की मजबूरी और दूसरी तरफ खुद का ईमान। सेठ जी, अगर ईमानदारी की कीमत मेरी नौकरी है तो मुझे मंजूर है, पर मुझे मेरा इस महीने का तो वेतन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मोहन की बात सुनकर सेठ और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। काम ना काज, दुश्मन मांगे पैसा। कौन से पैसे? अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो ही तो पैसे मिलेंगे, वरना तू यहाँ से दफा हो ले। मेरे पास कामचोरों के लिए एक भी पैसा नहीं है। बड़ा आया सेठ जी, इस महीने का वेतन दे दो। सेठ मोहन का मजाक बनाता है और उसे कुछ नहीं देता। मोहन वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं अब क्या करूं? मुझे आज घर का राशन लेकर जाना था, पर अब तो लगता है कि मुझे ही कहीं चले जाना चाहिए। क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जो मेरे परिवार के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी ना कर सके। इससे अच्छा तो सेठ जी हैं, उसके पास तो सब कुछ है। मोहन जब खुद से बात कर रहा होता है तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, काका आप ये कैसे बात कर रहे हो? ईमानदारी बहुत महंगी चीज है, उसे ये सेठ गोविंद लाल जैसे लोग कभी खरीद नहीं सकते, उसकी कीमत कभी अदा नहीं कर सकते। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ और सेठ जी कैसे हैं? काका सब ठीक है, पापा तो आपको आज भी याद करते हैं और कहते रहते हैं मोहनलाल जैसा आदमी उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, पर आप तो यहाँ उदास बैठे हो। मोहन लक्ष्मण लाल को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मण लाल सेठ हरिपाल का छोटा बेटा होता है, जहाँ मोहन पहले काम किया करता था। फिर मोहन बोलता है, छोटे मालिक ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहा था। काका मुझे सब पता है, और आप बोलो तो अभी मैं उस सेठ गोविंद लाल को सबक सिखा के आता हूँ। मोहन लक्ष्मण की बात सुनकर बोलता है, नहीं छोटे मालिक, अब मुझे उससे कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि वो सेठ खुद ही नहीं जानता कि ऐसे लालच करके वो आज तो खुश है, लेकिन कल वही लालच उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मोहन की बात सुनकर लक्ष्मण भी रुक जाता है और मोहन से बोलता है, ठीक है काका, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, पर आपको भी मेरी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है छोटे मालिक, बोलिए आप क्या चाहते हैं? काका मुझे ये तो पता है कि आपको व्यापार की पूरी समझ है, और पहले हमारे यहाँ भी तो आप ही पापा के बाद पूरा व्यापार को संभालते थे, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपना व्यापार शुरू करें। लक्ष्मण की बात सुनकर मोहन बोलता है, नहीं छोटे मालिक, मुझ छोटे और गरीब मजदूर की इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं अपना व्यापार कर सकूं। और रही बात व्यापार संभालने की, तो वो सेठ जी मेरे पीछे खड़े थे, इसीलिए मैं वहाँ देख रेख कर लिया करता था। मोहन की बात सुनकर लक्ष्मण और अच्छे से मोहन को समझाता है, काका आपकी यही सोच ही तो आपको गरीब बनाती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप जैसे हजारों लाखों लोग पहले ही हार मान लेते हैं, इसीलिए तो सेठ गोविंद लाल जैसे लोग जो चाहे वो कर लेते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और रही बात पैसे की, तो मैं
मैं वो देख लूंगा। मोहन के बार बार मना करने पर भी लक्ष्मण लाल नहीं माना और आखिर में मोहन को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसके अगले 2 साल तक मोहन बिना रुके बस अपने काम पर लगा रहा। फिर 2 साल बाद, अरे भाई बिरजू, तुमको अपना और अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से और बड़े ही लगन के साथ करना चाहिए। जाओ अब अपना काम करो। बिरजू वहाँ से चला जाता है। तभी लक्ष्मण वहाँ आता है और कहता है, वाह काका वाह, क्या बात है, आप तो आज भी वैसे ही हैं जैसे 2 साल पहले थे। मैंने कहा था ना, आपको अपना व्यापार करना चाहिए, आपको व्यापार करना अच्छे से आता है और आपके साथ साथ मेरा भी मुनाफा 4 गुना बढ़ गया है। अगर मैं उस दिन आपको उस हालत में नहीं देखता तो मैं एक बड़े व्यापारी को खो देता। लक्ष्मण की बात सुनकर मोहन बोलता है, लक्ष्मण बेटा, वो तो मेरी अच्छी किस्मत थी जो तुम मुझे वहाँ मिल गए, वरना मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या करता। वैसे काका, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, उसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। लक्ष्मण की बात सुनकर मोहन उससे पूछता है, ऐसी क्या खबर है बेटा लक्ष्मण? काका, आपको वो सेठ गोविंदलाल याद है? हाँ, वो सेठ को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, उसी की खबर लाया हूँ। सुना है वो सेठ गोविंदलाल अब कंगाल हो गया है और तो और अब तो उसका व्यापार भी पूरी तरह से खत्म हो गया है ना अच्छी खबर? लक्ष्मण की यह बात सुनकर मोहन बोलता है, लक्ष्मण बेटा, भले ही उस सेठ ने मेरे साथ जो भी किया हो वो उस सेठ गोविंद लाल की भूल थी, पर हम भी उसी की तरह किसी की बुरी हालत पर हंसेंगे या कोई गलत विचार लाएंगे तो एक दिन हमारा भी वही हाल हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी और की असफलता या उसके बुरे हालात पर कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए।